नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। एक बार फिर हाजिर हैं लेकर मंडी.com में हम इस हफ्ते बातचीत खेती की, किसानी की और किसानों की। जैसा कि हर महीने में एक रविवार हम आपके पास लेकर आते हैं खेती से जुड़े किसी विषय पर गहराई से चर्चा, और उसके लिए हम अपने साथ जोड़ते हैं उन विषयों के जो गहन जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उनको आपके लिए ये समझने के लिए कि खेती बाड़ी में जो चल रहा है वो उसके क्या मायने हैं और आगे आने वाले दिनों में खेती बाड़ी यानी किसानों के लिहाज से किस ओर जा सकती है, चाहे वो किसानों की आमदनी का मसला हो या किसानों की खेती के तकनीक का। तो आज की बातचीत में हमारे साथ जो दो बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे आपका पहले हम परिचय करा देते हैं। हमारे आज के पहले मेहमान हैं ICFA यानी इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर MJ खान। खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आज के हमारे दूसरे मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं द हिंदू बिजनेस लाइन के सीनियर असिस्टेंट एडिटर प्रभु दत्त मिश्रा। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी.com में। आप दोनों से आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे खेती से जुड़े कुछ विषयों की। और ये विषय मूलतः क्योंकि अभी खेती के सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो है मानसून का। मानसून लगभग अब पूरे देश में आ चुका है, कुछ अगर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो। लेकिन जो पीछे के कुछ अभी तक के आंकड़े हैं वो ये दिखा रहे हैं कि मानसून अपने औसत से कुछ पीछे चल रहा है, और इसलिए सोइंग भी पूरे देश में खरीफ के लिहाज से उस तरह से गति अभी नहीं पकड़ सकी है जैसा उससे उम्मीद करते हैं। खान साहब, सबसे पहले मैं आपकी ओर आ रहा हूं और आपसे मैं अपने सवालों की शुरुआत करता हूं। जो निश्चित तौर पे भारत को ये हमेशा कहा ही जाता है कि भारत की खेती जो है वो मानसून पर निर्भर है, और किसान जो यहाँ का है वो इसी हिसाब से अपने बुआई के लिए फसल चुनता है कि मानसून किस तरह से होने जा रहा है, और उसी से उसके आगे का सब कुछ यानी उस सीजन का डिपेंड करता है। अभी तक के जो हालात हैं उसमें आप इस बार की यानी इस सीजन की खेती को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, भारत बड़ा विशाल देश है और इतने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, तो अगर अब ये मानना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज का जो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे वो एकदम रियल में है। तेज़ी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हर एक देश को उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म एवरेज का हम लोग ये मान के चलें 85-90% मानसून मिल जाता है तो बाय एंड लार्ज इसको अब नॉर्मल कहना सीखना पड़ेगा। तो अनावृष्टि, अतिवृष्टि ये सब चलता रहेगा कि कहीं ज़्यादा बारिश होगी, कहीं कम होगी, कहीं देर से होगी, कहीं पे स्कैंटी होगी, ये सब चलेगा। लेकिन किसानों की जो बुआई है वो किस तरीके से मानसून बिहेव करेगा इससे लिंक नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हमारा जो फोरकास्ट सिस्टम है वो इतना परफेक्ट नहीं है कि किसानों को पहले से तैयार करें कि इस बार ऐसी बारिश आपके इलाके में होगी तो उसके हिसाब से आपको ये फसलें इन टाइमिंग के हिसाब से बोना है। तो हो क्या रहा है, क्राइसिस रेस्पॉन्स सिस्टम तो हम लोग ऑपरेट करते हैं। जैसे कहीं पे बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो सीड रिप्लेस करना है, लेट बुआई कराने के हिसाब से तैयार करना, ये सब तो करते हैं एज ए क्राइसिस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। लेकिन प्रोएक्टिवली जो वक्त से पहले प्लान करके जो तैयारी कर सकते हैं कि ये मानसून का बिहेवियर होगा, इसके हिसाब से ये आपको करना है, वो नहीं हो पा रहा है। तो जलवायु परिवर्तन के न सिर्फ असरात को ठीक से समझने की ज़रूरत है और उसके लिए किसानों को तैयार करने की ज़रूरत है, बल्कि उसी हिसाब से अपना एग्रीकल्चर पैटर्न भी डिसाइड करना पड़ेगा और प्रोएक्टिव रिस्पांस सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, ना कि क्राइसिस होने के बाद रिस्पांस देने का। जी प्रभु, अभी तक के जो आंकड़े बता रहे हैं उनसे लग रहा है कि सोइंग थोड़ी पीछे चल रही है। आपको क्या लगता है आने वाले समय में, जिस तरह से डॉक्टर खान कह रहे हैं कि अब आपको ये समझ के चलना चाहिए कि जो मानसून होने वाला है आगे वो इसी तरह से रहने वाला है, 90% के आसपास अगर रहता है तो आप उसको मान के चलिए कि वो नॉर्मल है। ऐसे में आपको लगता है कि खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से हो या जो तिलहन दलहन को लेके जो सरकार ने नई एक फोकस्ड अप्रोच अपना बदला है पिछले कुछ सालों में, उस लिहाज से आने वाला जो सीजन है यानी खरीफ का और उसके आगे बुआई और उत्पादन के लिहाज से सब सामान्य ही रहने वाला है या कुछ खास तैयारी की ज़रूरत है? देखिए, अभी जो बुआई हम परसेंटेज वाइज देखेंगे, हम 24% डाउन है बोल के कह रहे हैं, उसको कंपेयर करते हैं पिछले साल इस वक्त क्या था बुआई।
ये जरूरी नहीं है कि बुआई इस वक्त 24% डाउन है तो पूरे सीजन जब खत्म हो जाएगा 24% डाउन रहेगा। पिछले साल अगर याद होगा आपको, मानसून थोड़ा सा पहले आ गया था और ऑल इंडिया मानसून भी जल्दी कवर कर गया था। तो जब मानसून पहले पहुंच जाता है तो सामान्य तौर पर फार्मर भी जल्दी बुआई शुरू कर देते हैं। इस बार मानसून का कहीं ना कहीं कुछ एरिया में थोड़ा सा डिले हुआ है और कुछ एरिया में अभी पहुंच रहा है। आपको शायद ये होगा कि दिल्ली में भी मानसून गुरुवार को पहुंच गया, तो उसके चलते ज़्यादा डिले नहीं हुआ। अगर नॉर्दर्न रीजन में देखेंगे तो दिल्ली का जो है 27 जून का इन्होंने डेट रिवाइज किया था, पहले जुलाई 1 का था, 27 जून, जो 4 दिन का फर्क है। यानी कुल मिलाकर जो अभी फिलहाल की स्थिति है उसको हम ये न मान के चलें कि वही अंतिम स्थिति है, इसमें बदलाव आते रहेंगे। एज सच कंसर्न नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो अभी रेनफॉल है अगर देखेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वो रेनफॉल 20% ज़्यादा है, 21%। जी। तो ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट इंडिया और उस एरिया में जहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल रहता है बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें ऑल फ्लड देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, वो एक कंसर्न जरूर है फ्लड, लेकिन अभी एग्रीकल्चर के हिसाब से फ्लड जब रिसीड कर जाएगा फिर बुआई शुरू हो जाएगा। ठीक है। एज सच कोई ज्यादा कंसर्न नहीं लग रहा है। डॉक्टर खान, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, जो आपने क्लाइमेट चेंज का एक पूरा संदर्भ आप लेकर इस चर्चा में आए। मैं थोड़ा सा इससे आपसे समझना चाह रहा हूँ, और क्योंकि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है ये सवाल आपसे, क्योंकि आप लगातार सरकार के अलग अलग स्तरों पर सरकार के साथ आपका विचार विमर्श भी चलता रहता है और नीतिगत प्रश्नों पर भी आपकी बात होती है। पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि सरकार ने खेती में जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो नुकसान हो सकता है अगले 15 से 20 सालों में, लगातार आर्थिक सर्वेक्षण में भी सरकार बात करती रही है और बजट में भी उस तरह से बातें की गई हैं तैयारियों की। क्या इस पर काम शुरू हुआ है? सरकार क्या सोच रही है इस लिहाज से और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहा है, इसलिए कि अब जलवायु परिवर्तन ज़मीन पे इसके असर दिखाई पड़ रहे हैं। सऊदी अरब जैसी कंट्री में बर्फ़ का गिरना, यूरोप में जुलाई के महीने में 2 साल पहले 44 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाना, पिछले साल कनाडा के वैंकूवर में 50.5 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाना, जबकि कनाडा ठंडा मुल्क माना जाता है। तो अब इसके कहीं पे कुछ कंट्रीज, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन प्रॉब्लम डिफरेंशियल इम्पैक्ट, तो कुछ कंट्रीज इसका फ़ायदा मिलेगा, जो ठंडी कंट्रीज हैं, जो गर्म कंट्रीज हैं, उनका नुकसान हो सकता है। भारत का जो कि बड़ा हिस्सा जो है वो कोस्टल रीजन है, तो वहाँ पर भी बड़े नुकसान हो सकते हैं। डॉक्टर खान, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद इस सवाल का डॉक्टर खान से हम जवाब पूरा करेंगे और कुछ और सवाल अपने दोनों मेहमानों से पूछेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800 113060, 1800 113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। स्वागत है एक बार फिर आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज मॉनसून की, और मॉनसून के कारण, मॉनसून से जोड़कर अगर जलवायु परिवर्तन की बात करें तो उसके कारण जिस तरह की चुनौतियां
अभी दिख रही हैं या आने वाले समय में दिख रही हैं, इस पर हमने अभी अभी इस ब्रेक पे जाने से पहले बातचीत की। हमारे साथ आज स्टूडियो में जो दो मेहमान हैं, डॉक्टर एमजे खान, ICFA के चेयरमैन, और प्रभुदत्त मिश्रा, सीनियर असिस्टेंट एडिटर, द हिंदू बिजनेस लाइन। डॉक्टर खान, ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हम कर रहे थे, आपसे अनुरोध करूंगा कि वो बात आप पूरी करें कि अपने यहाँ देश में किस स्तर पर ये तैयारी चल रही है, जो ये बड़ा खतरा एक जलवायु परिवर्तन के कारण जो खेती पर असर का आने वाला है, उसको देखते हुए। एक नेशन वाइड एक कैंपेन की जरूरत है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, यानी क्लाइमेट के हिसाब से एडजस्टेड एग्रीकल्चर, उसको किसान कैसे तैयारी करे, कैसे अडॉप्ट करे। उसके लिए जो की स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो जिला प्रशासन है या कृषि विज्ञान केंद्र हैं या एक्सटेंशन के फंक्शनरीज हैं, यहाँ तक कि कृषि उद्योग भी, क्योंकि इनके एम्प्लॉइज फील्ड में किसानों तक जाते हैं, इन सबको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि किसान को जागृत कर सकें, उसको तैयार कर सकें क्लाइमेट बदलाव के हिसाब से, जलवायु परिवर्तन के हिसाब से अपनी कृषि को समायोजित करता चले, अपनी पद्धतियों को। उसके बाद एक्सटेंशन सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है कि जो लैब में आता है उसको प्रभावी तौर पे किसान तक पहुंचाना, और जो लैब जहां रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की बात है, इनको भी ज़्यादा इनोवेटिव, ज़्यादा रिसोर्सेज लगाना है, ज़्यादा मैन पावर साइंटिफिक लगाना है, ताकि जो ट्रेंड्स निकल रहे हैं वर्ल्ड वाइड उसको एनालाइज करें और उसका इम्पैक्ट भारतीय कृषि पे क्या पड़ने जा रहा है, उसके हिसाब से तैयार करें। जी, ये बहुत बढ़िया बात आपने कही। एक तो सरकार की तैयारी तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो रिसेप्टिविटी किसानों में होनी चाहिए, वहां पे क्या तैयारी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु, जब हम कोई भी चर्चा कृषि से संबंधित करते हैं तो आखिरकार अगर सारी हम जो एकेडमिक बातें या जो साइंटिफिक बातें सब करें, लेकिन अंत में निकल के यही आता है कि किसान को किसी भी चीज़ का लाभ क्या होगा, किसान के लिए जो प्राइस रियलाइजेशन है वो कैसे बढ़ेगा। इस लिहाज से अगर हम सोचें तो देखते हैं हम कि अभी हाल में सरकार ने 2022-23 के लिए खरीफ के MSP की घोषणा की। 4 से 9% करीब अलग अलग कमोडिटीज़ में उन्होंने दाम बढ़ोतरी की घोषणा की है। क्या आपको लगता है, जो डॉक्टर खान कह रहे हैं कि जहां पे नुकसान किसानों को होने वाला है मौसम में बदलाव के कारण या दूसरे कई कारण हैं, उनको केवल MSP में बढ़ोतरी करके पूरा किया जा सकता है, जबकि हम जानते हैं कि MSP में केवल 8 से 10% खरीद होती है, और दूसरे कौन से तरीके अपनाने की ज़रूरत है अगर हम किसानों की आमदनी को इंटैक्ट रखना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं? तो अभी जो व्हीट का एक एग्जाम्पल लेते हैं, गेहूं का, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से कम हो गया प्रोडक्शन, वो भी एक फैक्टर था। हालांकि यूक्रेन और रसिया का वार भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा, जो ग्लोबल डिमांड, उसके कारण व्हीट प्राइसेस बढ़ गए, लेकिन हमारा प्रोडक्शन घट गया। तो आप देखिए उसका एक बड़ा नतीजा ये हुआ कि प्राइस जो है व्हीट का MSP से ऊपर रहा। तो कौन सी क्रॉप आप लेते हैं, उसका मार्केट प्राइस क्या रहने वाला है, उससे फार्मर को बेनिफिट हुआ है। तो क्लाइमेट चेंज का अगर सीधा सीधा मैं बोलता हूँ, ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि क्लाइमेट चेंज से नुकसान हो गया तो फार्मर को फायदा हुआ, ऐसा कंक्लूजन नहीं है, लेकिन हुआ है फार्मर को। इसका ये मायने है कि जो क्रॉपिंग पैटर्न, हम जो खान साहब बोल रहे थे, क्रॉपिंग पैटर्न क्या लेते हैं फार्मर्स, क्या एडॉप्ट करते हैं, वो बहुत बड़ा मायने रखता है प्राइस डिटर्मिनेशन में। और मस्टर्ड में आप देखिए जिस तरह से प्राइस बढ़ा है, हालांकि फार्मर्स सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि उनको उम्मीद था 8,000 रुपये इस साल भी मिलेगा। 6,000 इज नॉट ए बैड प्राइस, जब आज देखेंगे तो 6,500 6,600 रुपया आज भी उसका अप्रैल और जून का जो एवरेज प्राइस देखेंगे 3,400 के करीब है, ऑल इंडिया एवरेज मस्टर्ड का। और सिर्फ चना एक सीजन था, आपने देखे होंगे पूरे रबी का अप्रैल और जून होता है, हार्वेस्टिंग पीरियड सीजन होता है, तो उसमें एक चना क्रॉप था जिसमें 11% करीब MSP से डाउन रहा। अदरवाइज सारे रबी क्रॉप्स, मेन क्रॉप्स हैं, सब MSP से ऊपर बिके हैं जी। तो उसका कहीं ना कहीं फायदा हुआ है फार्मर को। तो वो प्राइस क्या रहने वाला है उसका अगर फोरकास्टिंग करके फार्मर को दे दिया जाए तो उस हिसाब से फार्मर्स बुआई करें, तो वो एक बेटर ये सॉल्यूशन हो सकता है कि आप क्रॉपिंग पैटर्न जो चेंज करने की बात है वो ऐसे नहीं होगा। जब आप प्राइस सिग्नल देंगे ऑटोमेटिकली फार्मर को लगेगा इसमें ज्यादा प्राइस मिलने वाला है, इसको इतने एकड़ में आप करो जी, इसमें इतना प्राइस मिलेगा, उसी हिसाब से करेंगे। तो प्राइस फोरकास्ट एक बहुत बड़ा अहम भूमिका इसमें निभा सकता है।
बहुत एक बड़ी बात आपने कही है। इस पे मैं डॉक्टर खान से भी बात करूंगा और आपसे भी थोड़ा और विस्तार इस पे जाऊंगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद प्राइस फोरकास्ट का जो इश्यू उठाया है प्रभु ने, उस पे हम बात करेंगे और अगर समय रहा तो कुछ और भी विषयों पर अपने दोनों मेहमानों से बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खेती की उन्नत तकनीकें हों या हो बात पैदावार की, पशुपालन में आ रही हो कोई परेशानी या बात हो पशुओं के स्वास्थ्य की, हम बताएंगे हर पहलू की सटीक जानकारी। साथ ही मिलवाएंगे कामयाबी के महारथियों से आपके अपने कार्यक्रम गांव किसान में, सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज मॉनसून की, और मॉनसून से जुड़ी हुई जो दूसरी ऐसी बातें हैं, दूसरे ऐसे कारक हैं जो किसानों की आमदनी पर असर डाल सकते हैं, उन पे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने आज के हमारे दो मेहमान, डॉक्टर एमजे खान, चेयरमैन ICFA यानी इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, और सीनियर असिस्टेंट एडिटर द हिंदू बिजनेस लाइन प्रभुदत्त मिश्र, दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभु, आप इस ब्रेक पे जाने से पहले प्राइस फोरकास्ट की आपने बात की। अपने यहाँ प्राइस फोरकास्ट के लिहाज से अगर हम देखें तो एक पूरी दुनिया में जो सबसे मानक एक स्टैंडर्ड जो सिस्टम है वो फ्यूचर मार्केट का है, वायदा बाजार का है। आपको लगता है कि वायदा बाजार किसानों के साथ जितना एक्सपोजर किसानों का है, उस लिहाज से वायदा बाजार कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है इस प्राइस सिग्नल में, और उससे किसान कितना फायदा उठा सकते हैं? आपने सरसों का जिक्र किया था, हमने देखा सरसों में पिछले साल जब कॉन्ट्रैक्ट उसका वायदा में था तब काफ़ी किसानों ने उसका फ़ायदा उठाया था। आपका क्या अनुभव रहा है इसमें? देखिए, वायदा बाजार, हमारी विडंबना ये है कि हम देश में एक चीज को गाली देते हैं लेकिन दूसरे कंट्री में वही चीज चल रहा है उसको आराम से एडप्ट कर लेते हैं। आज किसी को भी पूछिए क्रूड प्राइस क्या है, क्रूड प्राइस का मतलब है कि फ्यूचर्स मार्केट में क्रूड प्राइस अमेरिका में क्या है वो डिटर्मिनेशन है। वो लोग बोलते हैं कि क्रूड का भाव ये है, वो फ्यूचर्स मार्केट है। और इंडिया में अगर कोई फ्यूचर्स मार्केट में व्हीट प्राइसेस अगर बढ़ गया तो आप बैन कर देंगे। ये नहीं कहना कि व्हीट प्राइसेस इंडिया में क्या है, तो ये कभी कोशिश नहीं हुई कि इंडिया में फ्यूचर्स में व्हीट प्राइस क्या है वो बताए पूरी ग्लोबल को कि इंडिया का ये प्राइस है। उसमें हम काम नहीं करते हैं। तो वो आज के डेट में बहुत जरूरी है कि फ्यूचर्स मार्केट एक बिल्कुल इंडिकेशन दे सकता है। एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड एक सिस्टम खड़ा किया जा सकता है जिसमें कि चाहे वायदा हो, चाहे AI हो, चाहे दूसरी तकनीकें हो, जिससे कि किसानों को आगे के सोइंग के लिहाज से कुछ सिग्नल मिले। वो हुआ है, NCAP को दिया गया था ये प्रोजेक्ट, किसी कारणवश उन्होंने इसको आगे नहीं बढ़ाया। उनको डर है सरकारी कुछ अधिकारियों को, सबको नहीं है, कि इसको फोरकास्ट आप कर देंगे और कल को गलत साबित हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट का एक इमेज खराब हो जाएगा। तो वो डर से कहीं ना कहीं हमको आगे निकलना चाहिए और ऐसा डर नहीं होना चाहिए। ये क्रेडिबिलिटी फैक्टर एक पता है। जी डॉक्टर खान, गेहूं की बात प्रभु ने उठाई थी और हमने देखा कि इस बार आश्चर्यजनक तरीके से, और बहुत एक तरह से कहा जाए कि सुखद आश्चर्य था कि किसानों को जो 1700 साढ़े 1700 पर जो स्ट्रगल होता था, 2300 2400 तक गेहूं का भाव गया। लेकिन हमने फिर ये भी देखा कि बहुत तेजी से उसमें गिरावट आई, करीब 28-30% वो नीचे आ गया उच्चतम स्तर से। कुल मिला के जो बात समझ में आती है कि किसानों को जो ये प्राइस वोलेटिलिटी है उससे बचने के लिए, जैसे वायदा में प्रभु कह रहे थे कि वहां पे एक प्राइस रिस्क मैनेजमेंट का टूल उनको मिलता है या दूसरे जो साधन मिलते हैं, आपको क्या लगता है कि
जो एग्री मार्केटिंग है उसके लिहाज से ये जो टेक्नोलॉजी है या स्टेट ऑफ द आर्ट जो प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, जिसमें कि ई नैम भी है, जिसमें फ्यूचर्स भी है, वो किस तरह की भूमिका निभा सकते हैं? और क्या आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो कंपैटिबल हैं जो ज़रूरतें हैं उन किसानों की उसके लिहाज से? देखिए, खेती में प्रोडक्शन एंड पॉलिसीज ये प्राइस डिटरमिन करती हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में 5% की प्रॉब्लम है। 5% अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गया तो गलत है, 5% कम हो गया तो शॉर्टेज है, और प्राइसेस 50% ऊपर नीचे हो जाते हैं। शुरुआत करते हैं टेक्नोलॉजी के रोल से कि एक सोइंग इंटेंशन सर्वे यूएस में एंड वर्ल्ड वाइड कई कंट्रीज में पॉपुलर हो गया है। आईटी एप्लीकेशन से अगर आप किसानों का सोइंग इंटेंशन सर्वे निकाल लें तो आपको प्रोडक्शन फोरकास्ट करने में आसानी हो जाएगी। ब्यूरोक्रेट्स को वो भी डर नहीं रहेगा हम गलत साबित होंगे तो इमेज का नुकसान होगा। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि ट्रेड को ओपन अप करना ज़रूरी है। ट्रेड को ओपन अप करने से एक प्राइस स्टेबिलिटी का फैक्टर आता है, और फार्मर्स को गलत से बचना है तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइम पे जो AIF चल रहा है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का, उसके तहत पंचायत लेवल पे या विलेज लेवल पे क्योंकि स्टोरेज सिस्टम कैपेसिटीज़ क्रिएट करना ज़रूरी है। लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन आपका था जिस पे मिश्रा जी ने टच किया था उसको, वो इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि पूरा सिस्टम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर से किसान एडजस्ट करे अपने फार्मिंग सिस्टम को, उसके लिए इंसेंटिवाइजेशन ज़रूरी है। पूरा सिस्टम तभी ऑपरेट अच्छी तरीके से करता है जब इंसेंटिव सिस्टम चले। तो जो कार्बन क्रेडिट का एक ट्रेडिंग का शुरुआत हुआ है जो कई $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री आने वाले वक्त में बनेगी, और इंडिया में बड़ा आसानी से हम लोग जो कार्बन एमिशन होता है उसको सिंपल मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मोनिटाइज कर सकते हैं। अगर ये कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इंडिया में ठीक तरीके से चला दिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा देश को फ़ायदा होगा। फॉरेन रेमिटेंस आएगा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग से, और उसको किसानों का पास ऑन कर सकते हैं। तब तो क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर एक सही मायने में ज़मीन पे उतरेगा, और प्राइस स्टेबिलिटी के लिए फोरकास्टिंग सिस्टम को और बेहतर प्रिसाइज करना पड़ेगा, और स्टोरेज कंडीशंस को करना पड़ेगा, और ट्रेड को ओपन अप करना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली जो अभी की रिसेंट ट्रेंड्स हैं वो तीनों डायरेक्शन में गवर्नमेंट के सही स्टेप चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ओवर सेंसिटिव होकर कंज्यूमर लॉबीज को गवर्नमेंट प्ले कर जाती, जैसा कि वीट बैन किया अभी। अच्छा खासा एक्सपोर्ट चल रहा था, इंडिया में कोई वीट की कमी नहीं थी। जो बफर चाहिए स्ट्रैटेजिक बफर, उससे कहीं ज़्यादा 17 मिलियन टन के आसपास चाहिए, 37 मिलियन टन का स्टॉक था, 5-6 मिलियन टन एक्सपोर्ट होना था। तो अभी 10 मिलियन टन और एक्सपोर्ट कर सकते थे इससे पहले कि इमरजेंसी मेजर्स लगाते, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ का बड़ा रोल है। आई होप कि ज़्यादा स्थायित्व नीतिगत निर्णयों में हो। डॉक्टर खान और प्रभुदत्त मिश्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और बहुत खुल के और बहुत सफाई से सारे मसलों को हमारे दर्शकों के लिए समझाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद भुवन भाई। तो आज की चर्चा जो हुई इसका कुल मिलाकर अगर सार संक्षेप कहें तो ये है कि जो भी कृषि की समस्याएं हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से संबंधित हो, चाहे वो प्राइस स्टेबलाइजेशन से संबंधित हो, चाहे वो प्राइस सिग्नल से संबंधित हो, या फिर वो प्राइस रिस्क मैनेजमेंट से संबंधित हो, सबका उपाय, सबका जो समाधान है वो मौजूद है। बस उसको आगे बढ़ के स्वीकार करने की ज़रूरत है, और जो परंपरागत तरीके से जो एक डर और भय एक सिस्टम में बना हुआ है उससे पार निकलने की ज़रूरत है। और डॉक्टर खान ने जैसा कि बताया कि जो 3 मोर्चे हैं उस पर एक तरफ सरकार की ओर से बहुत अच्छा काम किया भी जा रहा है। जो कुछ कमियां हैं उसको भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे दूर होंगी और किसानों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित होगा। अब दीजिए मुझे इजाजत मंडी.com से, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी है। ओडिसी नृत्य शैली